मैं शगुन सांगवान स्वागत करता हूं आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। और हम लोग आज दूसरी क्लास पर हैं वर्ल्ड मैपिंग की। कल हम लोगों ने ये सीरीज शुरू करी थी जो एपीओ के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो हम लोग बात कर रहे हैं वर्ल्ड मैपिंग की, और वर्ल्ड मैपिंग में हम लोग लगभग, मैंने आपको कल ही बोल चुका था कि लगभग 15 से 20 क्लास रहेंगे और आपके एपीओ के एग्जाम में क्या क्या इंपॉर्टेंट है सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। चलिए बात कर रहे हैं हम लोग वर्ल्ड मैपिंग की। वर्ल्ड मैपिंग पे हमने देख लिया था कल, हमने कल क्या बात करी थी, पहले उसको एक बार दोहरा देता हूं। कल हम लोगों ने बात करी थी कि सबसे बड़ा महासागर है ये प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन ये सबसे बड़ा महासागर है। इधर भी आपका ये पैसिफिक ओशन ही रहेगा, याद रखोगे। दूसरा बड़ा महासागर आपका ये अटलांटिक ओशन, मैंने कल आपसे बताया था कि ये अटलांटिक ओशन है, काफी इंपोर्टेंट रहेगा। आपका तीसरा बड़ा महासागर है ये आपका इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। और चौथा बड़ा महासागर आपका सदर्न ओशियन, दक्षिण महासागर, सदर्न ओशन, जिसको आप अंटार्कटिक ओशन भी कह सकते हो बिकॉज ये अंटार्कटिका के पास है। और जो पांचवा बड़ा रहेगा आपका आर्कटिक ओशन, आर्कटिक महासागर। ये तो हमारे कुछ ओशंस थे जो मैंने आपको कल बताया था। ओशंस में 5 बड़े महासागर थे, प्रशांत, अटलांटिक, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर और आर्कटिक ओशन। अगर आप बात करूं तो आप लोग याद रखोगे जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट आपका है एशिया, पहले नंबर पे अकॉर्डिंग टू एरिया। दूसरा बड़ा महासागर आपका अफ्रीका अकॉर्डिंग टू एरिया। दूसरा बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका। तीसरा बड़ा महाद्वीप या कॉन्टिनेंट आपका नॉर्थ अमेरिका। और चौथा बड़ा महाद्वीप है आपका, जिसमें आप लोग जानोगे क्या, साउथ अमेरिका। जैसे एशिया में आप लोग चाइना, कजाकिस्तान, मंगोलिया सब पढ़ने वाले हो। अफ्रीका में आप लोग नाइजीरिया, चाड, सूडान, कोंगो रिपब्लिक, अंगोला, तंजानिया सभी कंट्रीज के बारे में जानने वाले हो। उत्तरी अमेरिका में आप लोग कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, क्यूबा, हवाना, ये सब कंट्रीज के बारे में जानने वाले हो। साउथ अमेरिका में आप लोग ब्राजील, कोलंबिया, वेनेजुला, ये सब कंट्रीज के बारे में जानने वाले हो। आपका पांचवा बड़ा महाद्वीप रहेगा अंटार्कटिका, पांचवा बड़ा जो कॉन्टिनेंट आपका। छठा आपका बड़ा महाद्वीप रहेगा यूरोप। यूरोप में कौन कौन से, अंटार्कटिका पे कुछ नहीं है। अंटार्कटिका में हमारे 3 रिसर्च सेंटर हैं, काफी इंपोर्टेंट है। अभी मैं वैसे पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन फिर बता रहा हूं। एक तो आपका हो जाएगा दक्षिण गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री। एक आपका हो जाएगा मैत्री, भारत के हैं ये। एक आपका हो जाएगा भारती। तो अंटार्कटिका पर अलग अलग देशों के कुछ रिसर्च सेंटर हैं, जैसे आपके भारत में है दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती। अंटार्कटिका पर हम लोग जब अंटार्कटिका पढ़ेंगे तो ये बात करेंगे कि हाल ही में अंटार्कटिका पर कौन सा मिशन गया भारत सरकार का, जो भी है। हमारा ये पांचवा बड़ा महाद्वीप। छठा आपका यूरोप, यूरोप में आप नॉर्वे, स्वीडन, आयरलैंड वगैरह पढ़ोगे। आपका सातवां जो बड़ा महाद्वीप रहने वाला है वो आपका रहेगा यहाँ पर ये ओशेनिया पूरा का पूरा। और आपका जो 7वें बड़े महाद्वीप के बाद में जो आपका जीलैंडिया है वो आपका 8वां बड़ा महाद्वीप है। मैंने आपको कल ही बताया था कि 8वें बड़े महाद्वीप की खोज किसकी हुई है, जीलैंडिया। सही है जी। अब हम बात कर रहे हैं एशिया के बारे में, और एशिया के बारे में मैंने कितनी बात कर ली थी, एक बार रिपीट कर देता हूं। मैंने बताया था ये वाला कॉन्टिनेंट जो है ये एशिया है, और एशिया में यहां पर आप देखोगे कि ये नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका की ये वाला हिस्सा, बिकॉज पृथ्वी पूरी गोल है, अर्थ पूरी गोल है, तो ये वाला जो हिस्सा है ये वैसे मतलब नॉर्थ अमेरिका में कंट्रीज कनाडा, यूएसए ये सब है, मैक्सिको। और ये जो हिस्सा है इसको बोलते हैं अलास्का। और अलास्का यूएसए का भाग है, इतना याद रखोगे। अलास्का और ये वाला पार्ट जो है रशिया का, क्योंकि रशिया ऐसा कंट्री है जो दोनों महाद्वीप में आता है। आधा हिस्सा तो आपका एशिया में आएगा, कुछ यूरोप में आएगा, और एशिया वाले पार्ट को हम लोग बोलेंगे साइबेरिया। काफी इंपॉर्टेंट है, तुमसे सीधा पूछ लेगा कि यूरोप, एशियन रशिया को क्या कहा जाता है, साइबेरिया। और काफी इंपॉर्टेंट है जो ये वाला पार्ट है इधर यहां पर आ जाता है, और यहां पर जो है बीच में वाटर है, वाटर बॉडी है, मतलब पानी का हिस्सा है। ऊपर आर्कटिक ओशन, नीचे पैसिफिक ओशन, और बीच में जल संधि है बेरिंग। मैं आपसे कल ये बात कर चुका था कि बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग जल संधि किसको जोड़ता है, याद रखोगे, आर्कटिक ओशन को और पैसिफिक ओशन को। किस 2 महाद्वीप के बीच में है, नॉर्थ अमेरिका और एशिया। तो एशिया के जो ईस्टर्न बाउंड्रीज थी उनके बारे में बात कर चुके थे। जो ईस्ट में आपका एक तो पैसिफिक ओशन और एक आपका बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग जल संधि बोलेगा आपसे किसके बीच में, या आपसे पूछने लगे कि एशिया और नॉर्थ अमेरिका के बीच में कौन सी जल संधि सीमा बनाती है, तो बेरिंग जल संधि। और बेरिंग जल संधि की एक खास बात जरूर है, यहीं से निकलती है क्या, मैंने बताया था 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को मैंने समझाया था आपको, इसे क्या बोलते हैं हम लोग,
इंटरनेशनल डेट लाइन, या हम कह सकते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। बात समझ में आई? तो बेरिंग स्ट्रेट के बारे में आप लोग बस इतना रखोगे, नॉर्थ अमेरिका और एशिया के बीच में है। इट मेक्स द बाउंड्री बिटवीन नॉर्थ अमेरिका एंड एशिया। इंटरनेशनल डेट लाइन विच इज 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड क्रॉसेस थ्रू द बेरिंग स्ट्रेट एंड पैसिफिक ओशन। याद रखोगे आप लोग। चलिए बात करते हैं हम दूसरी बाउंड्रीज के बारे में। आज जो बात कर रहे हैं हम लोग एशिया की दूसरी बाउंड्रीज के बारे में, चलिए देखते हैं। आज हम वैसे बात करेंगे, पहले बता दूं कि एशिया की जो इधर बाउंड्रीज है जो आपकी यूरोप से लगी हुई है, इस वाली बाउंड्री के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए जी देखते हैं हम लोग कैसे बात करेंगे। आप लोग देख सकते हो यहां पर सीधा सीधा, ज्यादा बेटर आपको दिखाई दे रहा होगा। अब चलते हैं, यहां पर जो रशिया है, इधर आपके कॉन्टिनेंट है। मैंने बताया था कि इधर तो आपका पैसिफिक ओशन और आपका नॉर्थ अमेरिका पड़ता है। बेरिंग स्ट्रेट उसे से बना रहा है, पैसिफिक ओशन एशिया और नॉर्थ अमेरिका के बीच में है, ये वाला जो महासागर है। दक्षिण में हिंद महासागर, इतना जान चुके होंगे आप लोग। और पश्चिम में दो महाद्वीप है, एक तो आपका ये वाला पूरा पूरा यूरोप है और ये वाला पूरा पूरा आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। अब हम बात करने वाले हैं कि इसकी जो बाउंड्रीज है वो यूरोप से कैसे लगी हुई है और अफ्रीका से कैसे लगी हुई है। सबसे पहले बात करते हैं, मैंने आपको बताया कि जो रशिया कंट्री है ये कुछ हिस्सा तो आपका एशिया में है। जैसे इसको हम लोग बोलते हैं साइबेरिया, जो एशिया का, जो रशिया का पार्ट एशिया में है। दूसरा यूरोप में हिस्सा पड़ता है। अब यहां पर बीच में बाउंड्री कौन सी है? ये जो आपकी बाउंड्री है इसी को बोलते हैं हम लोग यूराल माउंटेन्स। बहुत इंपॉर्टेंट। तो आपसे पूछने लगे कि एशिया और यूरोप के बीच बाउंड्री कौन सी पर्वतमाला बनाती है? यूराल। यूराल जो है कहां पड़ता है? अगर मेनली आपसे पूछता है रशिया में, काफी इंपॉर्टेंट। और यूराल जो माउंटेन्स है वो आपके एशिया और यूरोप के बीच बाउंड्री बना रहा है। और यही माउंटेन की ऊंची चोटी है नरोदनाया। काफी इंपॉर्टेंट, आपसे कहता है कि यूराल की ऊंची चोटी कौन सी है? तो याद रखोगे नरोदनाया। काफी इंपॉर्टेंट है। और यूराल माउंटेन्स ये भी आप लोग याद रखना, इट्स अ फोल्डेड माउंटेन। फोल्डेड माउंटेन, फोल्डेड कैसी? जब हमारे अर्थ पर जब दो पर्वतमालाएं टकराती हैं तो टकराने के बाद में, क्योंकि अभी तो मैं आपको नहीं बता सकता, हमारी अर्थ जो है बहुत सारी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, बहुत सारी प्लेटों में बटी हुई है। और जब दो प्लेट आपस में टकराती है तो यहां पर बनती है पर्वतमाला। मतलब जो पर्वत बनते हैं, क्योंकि जो मोड़ पड़ जाते हैं आपकी प्लेट्स में, तो यहां पर जो माउंटेन इस तरह बनते हैं उन्हें बोलते हैं हम लोग क्या? फोल्डेड माउंटेन्स। तो यूराल एक फोल्डेड माउंटेन है, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं। तो पहली बाउंड्री तो आपने कर ली एशिया और यूरोप के बीच में। यहां से एक नदी निकलती है यूराल नदी। यूराल नदी, ये वाला जो सी है यही है कैस्पियन सी। कैस्पियन सी, कैस्पियन सी विश्व की सबसे बड़ी झील है। बहुत इंपॉर्टेंट पूछेगा, सबसे बड़ी झील कौन सी है विश्व की? कैस्पियन सी। कैस्पियन सी भी एशिया और यूरोप के बीच बाउंड्री बनाती है, इतना याद रखोगे। कैस्पियन सी से कौन कौन से कंट्रीज सीमा बना रहे हैं ये आपको याद रखना है। अब वो कौन कौन से कंट्रीज हैं आप लोग खुद देख सकते हो स्क्रीन पर। कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान नहीं बना रहा, सॉरी उज्बेकिस्तान नहीं बना रहा, तुर्कमेनिस्तान, ये उज्बेकिस्तान नहीं बना रहा, कजाकिस्तान बना रहा, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, ये वाला कंट्री है छोटा सा अजरबैजान। अजरबैजान, इधर आपका पूरा ये रशिया। अगर आपसे पूछता है कि कैस्पियन सी से कितने कंट्री से बना रहे हैं तो याद रखोगे 5, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान और रशिया। तो मैं ये कह रहा हूं कि कैस्पियन सी विश्व की सबसे बड़ी झील है, याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसका नाम सागर है। अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि सागर क्या होता है, सागर होता है जहां पर लहरें बनी रहती हैं, लहरें चलती हैं। लेकिन जो लहरें हैं उनको हम लोग टाइडल वेव्स कहते हैं बच्चों, याद रखना। टाइडल वेव्स मतलब नॉर्मल जो लहरें होती हैं उनको बोलते हैं ज्वारीय। वैसे हमारे समुद्र में 2 तरह की लहरें होती हैं, कुछ तो सुनामी होती है
और कुछ ज्वारियां जो नॉर्मल है वो ज्वारियां हैं, लेकिन कभी कभी बहुत ऊंची लहर जो तबाही मचा दे, वो कैसी होती है? सुनामी। सुनामी का कारण अगर यहीं से याद आना है, आपको बता दिया जाए तो बेटर रहेगा कि इतना याद रखोगे, हमारी जो अर्थ है उसके नीचे 3 लेयर्स है, मतलब अर्थ में 3 लेयर्स है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। मेंटल का अपर पार्ट ही हमारा मैग्मा है। मैग्मा ये वही है, अगर ये ऊपर आ गया, बाहर आ गया तो ये लावा बन जाता है, जब तक अंदर है जब तक मैग्मा है। अगर आपसे पूछता है कोई कि बताइए पृथ्वी के अंदर या अर्थ क्रस्ट के नीचे जो हमारा लिक्विड मटेरियल है, जो सेमी लिक्विड मटेरियल है, उसको क्या कहते हैं, तो कभी लावा मत बता देना, क्या बोलोगे? मैग्मा। जब ये ऊपर आ जाता है उसे मैग्मा बोलते हैं। लेकिन जब ये नीचे से प्रेशर बनाता है ऊपर आने के लिए, अगर ये तोड़ नहीं पाता तो इस अर्थ क्रस्ट को हिलाता है। हिलाता तो क्या आता है? अर्थक्वेक। अर्थक्वेक आता तो इस पर तो कहीं तो पानी है, कहीं पर हम खड़े हैं। अगर अर्थक्वेक समुद्र के नीचे आया है तो जो ऊंची ऊंची लहरें बनेगी उसे क्या बोलते हैं हम लोग? सुनामी। गलती मत कर देना, सुनामी का कारण हमेशा समुद्री भूकंप होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको बता दूं, मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ध्यान रखोगे, जब हमारे यहां पर सुनामी आई थी तमिलनाडु में, तो भूकंप आया था यहां पर सुमात्रा के पास। यह सुमात्रा आइलैंड इंडोनेशिया का है। अगर आपसे पूछता है कि 2004 में जो सुनामी आई थी भारत में, उसका भूकंप का केंद्र कहां था, तो याद रखोगे, बताओगे कहां? सुमात्रा। अगर आपसे पूछता है जापान में 2011 में सुनामी आई, जो बोल रहा हूं वो भी याद रख लेना, कहां सुनामी कब आई थी? 2011 में। तो भूकंप का केंद्र कहां था? प्रशांत महासागर। मतलब भूकंप जो आया था पैसिफिक ओशन में आया था, यहां पर आया था सुमात्रा के पास में। काफी इंपॉर्टेंट, आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। तो जो भी है, लेकिन अगर हमारे जो नॉर्मल लहरें हैं समुद्र में, सुनामी तो भूकंप के कारण बनती है, जो नॉर्मल लहरें हैं उनका कारण क्या होता है भैया? ज्वारीय तरंगे होती हैं, ज्वारीय तरंगे बोलते हैं, बिकॉज उनका कारण होता है ज्वार भाटा, टाइड्स एंड एब्स। हमारे जो अकॉर्डिंग टू वेगनर, जिसे हम वेगनर साहब जिन्होंने, या आप छोड़ दीजिए वो, अगर हम बात करें जिससे हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ था, बिग बैंग थ्योरी, मतलब हमारे पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। बिग बैंग थ्योरी में इतना याद रखोगे, जो बताया गया है, अभी मैं आपको सीधा सीधा बात कर रहा हूं कि पूरा ब्रह्मांड वो एक ही तत्व से टूट फूट के बना था, अकॉर्डिंग टू बिग बैंग। क्योंकि बिग बैंग का मतलब है बड़ा विस्फोट। अगर आपसे पूछता है कि बिग बैंग थ्योरी किससे रिलेटेड है, तो आप बताओगे क्या? मतलब पृथ्वी पर, या सॉरी, बिग बैंग की थ्योरी किससे रिलेटेड है, तो आप लोग बताओगे ब्रह्मांड के निर्माण से। अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी एक ही पिंड में विस्फोट हुआ और बहुत सारी चीजें बनी, जिसमें अर्थ आ जाती है, सारे ग्रह मतलब आ जाते हैं, सन आ जाता है, सब कुछ आता है, जितने स्टार्स हैं सब आते हैं। तो इसका मतलब जब अर्थ का गुरुत्वाकर्षण बल है, तो सिंपल सी बात है सभी का गुरुत्वाकर्षण बल है। इस अर्थ के गुरुत्वाकर्षण बल, मतलब इस अर्थ पे जो है, जो पानी है, इस पर जो हमारे पास है सबसे चंद्रमा और सूर्य है। चंद्रमा और सूर्य अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है, हमारे पानी को उठाता है ज्वार, गिराता है भाटा, ज्वार भाटा, ज्वार भाटा। सीधी सी बात है। इसलिए हमारा जो समुद्र है कभी स्थिर नहीं रह पाता और उस पर चलते रहते ज्वार भाटा, और उन्हें बोलते हैं हम लोग ज्वारीय लहरें। काफी इंपोर्टेंट, समझ में आ चुका होगा। नॉर्मल लहर ज्वारीय लहरें, लेकिन अगर भूकंप आ गया तो क्या है? सुनामी। इसलिए कैस्पियन सी, अब जो मुद्दा है उसको बात कर लेता हूं। कैस्पियन सी सबसे बड़ी झील है, लेकिन ये सागर क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो ज्वार भाटा का असर है ना, सही जी, वो हर जगह काम नहीं करता। तालाब में नहीं काम करता, बाल्टी में काम नहीं करता, ठीक है जी, वो काम करता है लगभग बहुत बड़े एरिया पे। और कैस्पियन सी का जो एरिया है डेट इज 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया है लगभग, तो इसलिए ये उसमें असर डालता है और लहरें बनी रहती हैं। इसलिए जहां पर लहरें बन जाना उसे क्या बोलते हैं? सागर, याद रखना। लेकिन कैस्पियन सी सबसे बड़ी झील है। जो मैंने बताया यूराल माउंटेन्स, उससे यूराल नदी निकलती है, फिर कैस्पियन सी एशिया और यूरोप के बीच बाउंड्री बनाती है। इतना आप लोग याद रखो। कैस्पियन सी 5 देशों से सीमा बनाती है, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान और रशिया। काफी इंपॉर्टेंट। और एक बात और बता दूं तुम्हें, काफी इंपॉर्टेंट है कैस्पियन सी के बारे में। कैस्पियन सी, ये तो यूराल माउंटेन्स है, यहां तो यूराल नदी आई है, वो तो गिर गई है। तो पहले तो यूराल माउंटेन बाउंड्री बना रही है, यूराल नदी बाउंड्री बना रही है एशिया और यूरोप के बीच, और फिर कैस्पियन सी बना रहा है एशिया और यूरोप के बीच। लेकिन यूराल नदी कभी नहीं बोलता आपसे कि कौन सी नदी से होना है भारत और एशिया और यूरोप के बीच, वो पर्वत ही पूछ लेता है, क्योंकि नाम ही यूराल नदी का, यूराल पर्वत से निकलती है, इसलिए उसका नाम भी सेम है, जो भी है। लेकिन कैस्पियन सागर में एक नदी और गिरती है जिसका नाम है, काफी इंपॉर्टेंट, वोल्गा। अगर आपसे पूछता है वोल्गा नदी,
वैसे ये यूरोप में पड़ रही है। जब आप कह रहे हो कि इधर वाला हिस्सा यूरोप में है, यूरोप की सबसे लंबी नदी है ये, याद रखोगे। वैसे रशिया में है, यूरोप की लॉन्गेस्ट रिवर है ये भाई, ठीक है जी, याद रखोगे। लेकिन है रशिया की, लेकिन ये वाला जो रशिया है ये यूरोप में पड़ता है, दैट्स व्हाई इट्स द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द यूरोप। लेकिन ये भी गिरती बच्चों कहां पर है? कैस्पियन सागर में। अगर आपसे पूछता है कैस्पियन सागर में कितनी नदियां गिरती है? 2, एक तो यूराल, एक वोल्गा। बात क्लियर है? एक चीज और है, थोड़ा सा डीपनेस में और बता देता हूं। जब किसी भी जगह नदियां गिरती हैं तो नदियों का पानी कहां से आता है? बर्फ से, बर्फ पिघलता पहाड़ों से। और बर्फ कैसे पड़ता पहाड़ों पे? भैया प्रेसिपिटेशन के द्वारा समुद्र से उठ के जाता है। समुद्र से जब पानी इवेपोरेशन होता है तो नमक वहीं छूट जाता है, सैलिनिटी, लवणता वहीं छूट जाती है। तो इसलिए जो है, जो नदियों का पानी है उसमें लवणता नहीं होती, इसलिए कैस्पियन सागर में नीचे के पार्ट में, साउथ पार्ट में ज्यादा सैलिनिटी है, नॉर्थ पार्ट में कम है। क्यों? नॉर्थ पार्ट में 2 नदी गिरती है, फ्रेश वाटर गिराती है। कौन कौन सी? वोल्गा और यूराल। आशा करता हूं समझ में आ चुका होगा, ठीक है जी। अगली बाउंड्री की तरफ चलते हैं। तो आप लोगों ने एक तो बाउंड्री ये देख ली, ठीक है जी, कौन सी? यूराल माउंटेन, एक आपकी यूराल रिवर, एक आपकी कैस्पियन सी। अगली बाउंड्री है आपकी काकेशस माउंटेन, काकेशस माउंटेन्स। और काकेशस माउंटेन्स काफी इंपॉर्टेंट है। काकेशस माउंटेन्स, इधर कैस्पियन सी, इधर ब्लैक सी, दोनों के बीच बाउंड्री बनता रहता है ये, जो काला सागर और कैस्पियन सागर। सीडीएस ने, कांस्टेबल ने कितनी बार पूछ लिया होगा कि काला सागर और कैस्पियन सागर, ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में कौन सी माउंटेन रेंज है? आप देख सकते हो, थोड़ा सा जूम और कर दे रहा हूं, सही जी, काफी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा जूम और कर दे रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं हो रहा है। कैस्पियन सागर और ब्लैक सी, ब्लैक काला सागर। कंट्री कौन कौन? जॉर्जिया, ये वाला ग्रीन वाला, अजरबैजान, अर्मेनिया। आप लोगों ने सुना होगा ना, अर्मेनिया का बहुत तगड़ा अभी मतलब युद्ध चल रहे थे अर्मेनिया के बीच में और जॉर्जिया के बीच में, ठीक है जी, और अजरबैजान के बीच में। तो ये कंट्रीज में यहां पर फैली हुई है काकेशस पर्वत। और काकेशस पर्वत पूछा गया कितने राज्यों में फैला, कितने देशों में फैला हुआ है? जॉर्जिया, अजरबैजान, अर्मेनिया। इनको हम लोग भैया याद रखोगे, इनको भैया याद रखोगे, बोला जाता है काकेशस स्टेट्स, काकेशस राज्य। किनको? तीनों को, जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान। इसकी उच्च चोटी है एल्ब्रूज। किसकी? काकेशस की। काकेशस कहां पर है? कैस्पियन सागर और ब्लैक सागर के बीच में। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। चलिए जी, अगली इंपॉर्टेंट बात करते हैं, और ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलो अब देखो, आपने ये बाउंड्री तो देख ली, आप कह रहे हो ये तो हमारी सारी समझ में आ गई है जी, कि कैसे कैसे है। चलो एक बार बता दो, दोबारा से बता दो एक बार, है जी। ये तो आपकी कौन सी हो गई भैया? काफी इंपॉर्टेंट है। ये तो आपकी हो गई है कौन सी? यूराल माउंटेन, ये यूराल नदी, कैस्पियन सी, ये वाला, यहां पर काकेशस माउंटेन्स। अब है ये ब्लैक सी, काला सागर। अगली बाउंड्री काफी इंपॉर्टेंट है, समझते जाना जो बता रहा हूं। क्वेश्चन क्या क्या बन गए? एशिया यूरोप के बीच कौन सी पर्वतमाला है? यूराल। एशिया यूरोप के बीच कौन सी झील है? कैस्पियन। कैस्पियन कितनों से मना रही है? 5। कितनी नदी गिर रही है? यूराल और वोल्गा। बात समझ में आई? कैस्पियन सी और ब्लैक सी में कौन सी पर्वतमाला है? काकेशस। काकेशस राज्य कितने हैं? 3, अजरबैजान, जॉर्जिया, अर्मेनिया। अब बात करते हैं ब्लैक सी की। और ब्लैक सी में तुम्हें पता होगा अभी रशिया का एक जहाज डूब गया था, मोस्कवा। यूक्रेन युद्ध चल रहा है ना, यूक्रेन युद्ध में रशिया ने यूक्रेन पर अटैक करने के लिए, यूक्रेन ये बराबर में है जी, अपने युद्धपोत उतारा मोस्कवा और डूब गया भाई साहब। यूक्रेन ने बड़े खुश होकर कहा जेलेंस्की ने, हमने डुबा दिया। समझ में आई बात नहीं? क्लियर है? तो आज हम बात करने वाले क्या? ब्लैक सी की। चलो जी, अगली बात करने वाले हैं ब्लैक सी। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं ब्लैक सी के बारे में। ब्लैक सी में ही बताया मैंने अभी, मोस्कवा डूब गया था, जो रूस का युद्धपोत था,
चलिए बात करते हैं ब्लैक सी के बारे में। अब ब्लैक सी भी काफी इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान से सुन लेना। ये रहा रशिया पूरा, ये रहा यूक्रेन, बाउंड्री कौन कौन बना रहा, जॉर्जिया, तुर्की, बुल्गारिया, रोमानिया। चलिए जी बात करते हैं क्या चल रहा है। पहले तो एक बात बता दूं मैं तुम्हें, ध्यान से देखना। ब्लैक सी ये जो वाला पार्ट है ना, यही तो लड़ाई है, इसी को तो बोलते हैं क्रीमिया। बात समझ में आ गई। क्रीमिया यूक्रेन का हिस्सा है, रशिया दावा ठोकता है इस पे। असली लड़ाई की जड़ तो यही है भाई, है जी। अब देखो यहां पर ये अजोव सी है, अजोव सागर, अजोव सी रशिया और यूक्रेन के बीच में है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दोनों के बीच में है। यहां पर अजोव सी ब्लैक सी के बीच में एक वाटर स्ट्रेट भी है, जल संधि भी है। मैंने बताया था क्योंकि दो सागर जुड़ रहे हैं, सिंपल सी बात है। कौन सी है यहां पर, किरिच, किरिच जल संधि, समझ में आ गई। किरिच जल संधि अजोव सागर और ब्लैक सागर को जोड़ती है। मैंने बताया था ये तो कैस्पियन सी है ना, ये वाला तो कैस्पियन सी है, समझ में आई। यहां पर कैस्पियन सी की बात करें, यहां पर तो तुमने देखा ये यूराल माउंटेन्स थी, यहां से यूराल नदी निकल रही थी, यहां से वोल्गा गिर रही थी। एक नदी अजोव सागर में गिरती है रशिया की, जिसका नाम है डोन। अगर तुमसे कह रहा है डोन नदी कहां गिरती है, तो अजोव सागर में। बात क्लियर, इतनी तो बात क्लियर हो चुकी होगी। अब बात करते हैं, हाँ जी, ब्लैक सी जो है अजोव सागर से किरिच जल संधि अभी बताया मैंने, ठीक है जी। ये जो ब्लैक सी है, ध्यान सुनना, यहां पर तुर्की में ये वाला जो जी बीच में हिस्सा बचा हुआ है, इसी को बोलते हैं हम लोग बोस्पोरस स्ट्रेट, सॉरी, इसी को हम लोग बोलते हैं भैया, ये वाला जो हिस्सा है मरमरा सी, मरमरा सागर। और ब्लैक सी और मरमरा सागर जिस जल संधि से जुड़ते हैं, इसी को बोलते हैं जल संधि। मैंने बार बार बोल रहा हूं, जब दो सागर जुड़ेंगे उसे जल संधि कहते हैं। इसी को बोलते हैं बोस्पोरस स्ट्रेट, बोस्पोरस जल संधि। और मरमरा सागर जो ये वाला पार्ट है, ये भूमध्य सागर है पूरा नीचे, भूमध्य सागर, इससे जो जुड़ता है इसे बोलते हैं हम लोग डार्डेनलेस स्ट्रेट, डार्डेनलेस जल संधि। आ जाओ मुद्दे पर। तुम्हें पता होगा अभी बहुत चर्चा में है मॉन्ट्रियक्स सम्मेलन 1936, बहुत चर्चा में भाई साहब। क्यों चर्चा में है, ध्यान सुनना। अब आ जाओ मुद्दे पे। आप लोग तो समझ चुके हो कि ब्लैक सी, मरमरा सी तुर्की में है, तुर्की का ये वाला पार्ट तो पड़ा यूरोप में, ये वाला पार्ट पड़ा रशिया में, सॉरी एशिया में, ठीक है जी। ये बीच में है मरमरा सी, ये मरमरा सी से जो मेडिटेरियन से जुड़ा हुआ डार्डेनलेस, और मरमरा सी से ब्लैक सी जुड़ा हुआ बोस्फोरस, तुर्की में है सब कुछ। ये असली रास्ता ब्लैक सी में जाने का भूमध्य सागर से, तुर्की से है भाई। अब देखो क्या होगा, है जी। यहां से तुर्की से अगर जाने का रास्ता है सारा ब्लैक सी में, कोई भी अगर रास्ता अपने युद्धपोत घुसा होगा, है जी, ब्लैक सी में, तो किससे घुसा होगा, तुर्की से। तुर्की के दो स्टेट हैं, तुर्की के यहां से ले लो रास्ते से, पहले डार्डेनलेस, मरमरा सागर और बोस्फोरस। और यही तुर्की ने समझौता करा था 1936 में, जिसे मॉन्ट्रियक्स सम्मेलन कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है, क्या कहा जाता है मॉन्ट्रियक्स सम्मेलन। तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाएगा कब हुआ, 36 में। यह कहा था कि तुम व्यापार के लिए यूज कर लो, वो बात अलग है। अगर ये रोमानिया है, ये यूक्रेन है, ये बुल्गारिया है, यहां से अगर इस मेडिटेरियन सी में, क्योंकि मेडिटेरियन सी से बाहर निकल जाता है अटलांटिक ओशन में, ठीक है ना। अगर यहां से तुम आ रहे हो तो व्यापार के लिए यूज करना इनको, क्योंकि इन देशों के पास कोई समुद्री मार्ग तो है नहीं, तो इसलिए ये भी ब्लैक सी से एंट्री करके यहां से निकलेंगे, सीधी सी बात है। तो उन्होंने तुर्की ने यह समझौता कर दिया 36 में, मैं अपने देश से निकलने की तुम्हें अनुमति देता हूं, लेकिन केवल व्यापार के लिए, युद्धपोत लड़ाई के लिए नहीं लेकर जाओगे। तुम लड़ाई के लिए इस रास्ते को यूज नहीं करोगे। यही है मॉन्ट्रियक्स सम्मेलन। काफी इंपॉर्टेंट है। किन दो जल संधि को लेकर है, एक तो आपकी बोस्फोरस, एक डार्डेनलेस।
तो आप लोग देख सकते हो, आशा करता हूं तो समझ में आ चुका होगा कि बाउंड्रीज में जो यूरोप के साथ है आपकी यूराल नदी, कैस्पियन सागर, काकेशस, ब्लैक सागर, आपकी बोस्फोरस स्टेट, मरमरा सी और डार्डेनल्स स्टेट, ये सब एशिया और यूरोप के बीच बाउंड्री बना रही है। सही जी। अब अगली बाउंड्री बात करने वाले हम किसके साथ में? अफ्रीका के साथ में। चलिए जी देखते हैं अफ्रीका के साथ में। आ जाओ जी, इधर आ जाओ अफ्रीका से, मतलब ये अफ्रीका है, ये एशिया है भाई साहब। चलो जी चलते हैं इधर भी घुमाता हूं आपको, बिना वीजा बिना पासपोर्ट के पूरा वर्ल्ड घुमाऊंगा। यहां पर जो है आपका, ये आपने देख लिया, यही तो था अभी डार्डेनल्स और बोस्फोरस। यहां पर ये साइप्रस कंट्री है, थोड़ा छोटा सा, ये मेडिटेरियन सी है पूरा। इधर अफ्रीका आ गया, ये पूरा कॉन्टिनेंट ही अफ्रीका है। बात समझ में आ गई ना? पूरा कॉन्टिनेंट अफ्रीका। ये रेड सी है। अगर तुमसे पहली बात तो यही पूछ ले कि एशिया और अफ्रीका के बीच में कौन सा सागर सी बना रहा है? रेड सी। यहां पर ये जो इजिप्ट है, ये इजिप्ट के, क्योंकि रेड सी, अगर मान लीजिए यहां से मेडिटेरियन सी से यूं इधर एशिया में आना है या मुंबई वगैरह पे आना है तो अफ्रीका के नीचे से घूम कर आएंगे। लेकिन इजिप्ट नहीं बनाई है क्या? सुएज कैनाल, सुएज नहर किसे जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर। सुएज नहर पे अगर इधर से एंट्री करेंगे तो उत्तर में बंदरगाह है पोर्ट सैड, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर एंट्री करेगा कोई देश तो भैया इजिप्ट तो पैसे लगा इसे निकालने के, नहीं तो घूम कर जाए इतना, कितने हजार डिस्टेंस कम करती है? 7,000। अगर अफ्रीका के नीचे को जाएगा तो ठीक है ना, 7,000 किलोमीटर काफी इंपॉर्टेंट है। तो ऊपर से अगर आता है तो पोर्ट सैड पे एंट्री करते ही मिलेगा सबसे पहला बंदरगाह, क्योंकि कलेक्शन तो करना पड़ेगा ना, पैसा तो लेना पड़ेगा ना इजिप्ट को, पैसा तो लेगा इजिप्ट। इधर से एंट्री करेगा तो भैया पोर्ट है सुएज। अगर तो आपसे पूछता है सुएज नहर के उत्तर में भूमध्य सागर की तरफ से कौन सा बंदरगाह पड़ता है? पोर्ट सैड, और नीचे से पोर्ट सुएज। सुएज नहर किसके बीच बाउंड्री बनाती है? एशिया और यूरोप, और जोड़ती किसे? भूमध्य सागर और लाल सागर। समझ में आ चुका होगा। अगर मैं सुएज नहर की बात करूं तो ये 3-4 झीलों से जुड़कर बनती है। मंजला, यूपीपीसीएस का क्वेश्चन था ये। मंजला, टिमसा, ग्रेट बिटर, स्मॉल बिटर, यह यूपीपीसीएस से पूछा था भाई। इन चारों झीलों को क्रम से लगवा दिया, ठीक है ना, उत्तर से दक्षिण क्रम से लगवा, मतलब ये 4 झील थी, इनको जोड़कर बनाया इजिप्ट में सुएज कैनाल। तो जो भी है, आशा करता हूं समझ में आ चुका होगा। अब सुएज कैनाल हो गई बाउंड्री, फिर रेड सी हो गया। अब रेड सी, गल्फ ऑफ एडन ये अरेबियन सी का पार्ट है, हिंद महासागर का हिस्सा है, अरब सागर। अदन, क्योंकि यहां पे अदन बंदरगाह है यमन में, उसके नाम पे पड़ा है भाई। ये पोर्ट ऑफ कॉल है, इसलिए फेमस है। पोर्ट ऑफ कॉल क्या हो? देसी भाषा है, शिप्स का पेट्रोल पंप। ध्यान रखना, यहां पर जो भी अगर इस रूट को यूज करता है ना तो यहीं पर अपना फ्यूल वगैरह डलवाता है, जो भी है, ठीक है, तो याद रखोगे। तो भैया ये गल्फ ऑफ एडन है और ये रेड सी है। यहां पर बीच में जल संधि है जिसका नाम है बाब ए मानदेव। तो बाब ए मानदेव जल संधि एशिया और यूरोप के बाउंड्री बनाई। अब सॉरी, एशिया और अफ्रीका के बीच 3 बाउंड्री हो गई, सुएज कैनाल, रेड सी, बाब ए मानदेव जल संधि। आशा करता हूं इतना समझ में आ चुका होगा। यह हमारी वर्ल्ड मैपिंग की दूसरी क्लास है, यह सिलसिला जारी रहेगा और काफी हद तक हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। आशा मतलब इतनी कोशिश रहेगी कि आपका कोई एग्जाम में मतलब नॉर्मल एपीओ में जो आपका हमारा टारगेट है उसमें आपका कोई क्वेश्चन ना बचे। बाकी चलते रहेंगे एज यूजुअल। थैंक यू सो मच, चलते हैं।